ओके, अपने प्रीवियस लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के बारे में बात कर रहे थे। तो कॉर्पोरेट एक्सीलेंस में हम लोग ने इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के बारे में डिस्कस किया था। उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन एथिक्स एंड कॉर्पोरेट एक्सीलेंस, कि कॉर्पोरेट एक्सीलेंस हमें हासिल करना है और उसमें एथिक्स का भी इस्तेमाल करना है। तो एथिक्स के साथ कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कैसे अचीव कर सकते हैं? आगे कुछ कंपनियों के नाम भी हैं जिन्होंने एथिक्स की हेल्प से कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अचीव किया है। अभी प्रीवियस हम लोग ने जो एग्जांपल डिस्कस किए तो उसमें एक आइकिया का एग्जांपल था। तो आप देखिए कि आइकिया बेसिकली क्योंकि फर्नीचर बनाता है और फर्नीचर लकड़ी से बनता है और लकड़ी के लिए पेड़ चाहिए, यानी पेड़ काटने पड़ते हैं। तो वैसे देखा जाए तो आइकिया जैसी कंपनी इन्वायरमेंट के लिए बड़ी नुकसानदायक है, क्योंकि इस समय जो ज़्यादातर एक्टिविस्ट हैं वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्लास्टिक के फर्नीचर का इस्तेमाल कर लें, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर लें, या वुड का कोई सब्स्टिट्यूट हो। जैसे वो आ गया है, आपने देखते होंगे कई सारे एल्युमिनियम और आयरन की जो चौखट आती हैं, मतलब वो वुडन टच में होती हैं। दूर से देख के आपको लगेगा कि वुडन का है, बट वो मेटल का होता है। तो वो भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। उससे क्या होगा, उसमें टर्माइट मतलब दीमक वगैरह भी नहीं लगती है और जल्दी ख़राब भी नहीं होता है, तो ड्यूरेबल भी है। तो लेकिन आइकिया लकड़ी का फर्नीचर बनाती है। तो आइकिया ने ये कमिट किया है कि वो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पे काम करेगा। मतलब अगले कुछ सालों में वो जितना लकड़ी कंज्यूम करेगा उतना लकड़ी वो उगाएगा भी, पेड़ लगाएगा। मतलब वो जितना पेड़ काट के लकड़ियों का इस्तेमाल कर रहा है उसी हिसाब से वो फॉरेस्टेशन भी कर रहा है। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो फॉरेस्टेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो जैसे रिलायंस ने बोला है कि वो नेट कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी 2050 तक। लेट अस अज्यूम, एग्जैक्ट नंबर मैं भूल गया हूँ क्या बताया था उन्होंने। तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि वो तो रिफाइनरी का काम करती है, पेट्रोलियम का काम करती है, और सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है आपके फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल, डीजल, इन सब से, और रिलायंस यही काम करता है। फिर सऊदी अरामको ने कहा है कि नेट कार्बन न्यूट्रल हो जाएगी वो। तो सऊदी अरामको भी यही काम करती है, ऑयल रिफाइनरी बेचना, ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम। तो ये सब कंपनियां अगर ये कह रही हैं कि ये नेट कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगी, तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसा नहीं कि बिजनेस बंद कर देंगी। वो जितना कार्बन एमिट करेंगी उतना ही वो कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगी, सोलर पैनल्स लगाएंगी, प्लांटेशन करेंगी, या कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट लेके आएंगी कि जितना कार्बन एमिशन होगा उतना ही कार्बन एब्जॉर्ब हो जाएगा, और या फिर जो कार्बन एमिट होने वाला होगा वो उनकी नई टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं होगा। तो नेट कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये उनका एस्टिमेट है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इनोवेशन और एथिक्स का इस्तेमाल करके कॉर्पोरेट एक्सीलेंस अचीव कर रही हैं। इसमें पहला पॉइंट है ट्रस्ट एंड रिपुटेशन। तो अगर कोई कंपनी कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के साथ साथ एथिक्स का भी इस्तेमाल करती है तो डेफिनेटली हमें पता है कि जैसे हम लोग कहते हैं टाटा मोस्ट एथिकल ब्रांड है इंडिया का, या HUL और नेस्ले एक एथिकल कंपनी है। तो अगर हम एथिकल कंपनी बोल रहे हैं तो मतलब हमारे दिमाग में उसकी बड़ी अच्छी इमेज है उस कंपनी की, और हम बड़े आराम से बिना झिझक उस कंपनी के प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, रिपीट परचेज करते हैं। हम उसमें सोचते नहीं है कि हमें खरीदना है, नहीं खरीदना है, क्या करना है। ठीक है, तो यानी कि ट्रस्ट और रेपुटेशन बिल्ट होती है अगर कोई कंपनी एथिक्स और कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के साथ काम कर रही है। अगर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस कर रही है और एथिक्स का इस्तेमाल कर रही है उसमें, तो उसकी रेपुटेशन और ट्रस्ट बहुत अच्छी होगी लोगों के दिमाग में। साथ ही साथ हमें पता है कि एथिक्स मतलब लॉ को फॉलो करना है, तो यानी लीगल कंप्लायंस तो अपने आप ही होगा। ठीक है, जो भी कानून कायदे होंगे उसी के दायरे में रह के काम करेगी कंपनी। स्टेक होल्डर का ट्रस्ट भी बढ़ता है, साथ ही साथ वो सेटिस्फाइड भी रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बहुत सारे इस्लाम को प्रैक्टिस करने वाले इन्वेस्टर बहुत सारी ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करते हैं जो लिकर का कारोबार करती है या इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उनके लिए एक स्पेशल म्यूचुअल फंड बनाया गया, इसको कहते हैं सरिया बीज। सरिया बीज क्या मतलब, सरिया कानून के हिसाब से जो कंपनी उस पैरामीटर में फिट बैठती है वो पर्टिकुलर फंड उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करता है, जिसका उस फंड का नाम है टाटा एथिकल फंड। टाटा ने एक एथिकल फंड के नाम से एक फंड लॉन्च कर रखा है जिसमें सिर्फ वही कंपनियां हैं जो एथिक्स को फॉलो करती हैं। मतलब अगर टोबैको का काम कर रही होगी, ITC होगी, तो ITC को नहीं रखेंगे, यूनाइटेड ब्रेवरीज को वो नहीं रखेंगे, डियागियो को वो नहीं रखेंगे। मतलब वो कंपनियां जो कुछ ऐसा काम कर रही हैं जिसकी वजह से सोसाइटी को या किसी लोगों को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो स्टेक होल्डर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है अगर कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के साथ साथ कोई कंपनी उसमें एथिक्स को भी फॉलो कर रही है,
तो हमारा कॉन्फिडेंस तो रहता ही है, रिटर्न तो बनता ही, साथ ही साथ हम सेटिस्फाइड भी रहते हैं कि यार हमारा पैसा ऐसी जगह लगा है जो समाज में बुराई नहीं कर रहा है। हो सकता है कि आईटीसी ने पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाए हैं, तो रिटर्न तो बनाए उसने, लेकिन वो ऐसा कारोबार कर रही है कि जिससे सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, हमारे यंग जनरेशन को नुकसान हो रहा है, कमज़ोर हो रही है वो, तो कैंसर फैल रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। तो इसलिए रिटर्न एक चीज़, एक अलग एस्पेक्ट है और सेटिस्फैक्शन एक अलग एस्पेक्ट है। तो अगर हम कोई ऐसा काम करें जिसमें रिटर्न भी बने और हमें कॉन्फिडेंस भी रहे, सेटिस्फैक्शन भी रहे कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। कौन सी कंपनियां हैं जो इस तरह के पैरामीटर फुलफिल होती हैं? तो जैसे मैंने एक आपको फ़ंड का नाम बताया कि टाटा एथिकल फ़ंड है, वो इसी तरह का काम करता है, और कई सारे ऐसे और फंड्स आते हैं जो सिर्फ सरिया कंपनियों में या एथिकल कंपनियों में ही इन्वेस्ट करते हैं। फिर अब कंपनी की बात कर लेते हैं, तो जैसे इन्होंने पीपीटी में 3 एग्जाम्पल लिए, द बॉडी शॉप, यूनिलीवर और ETSY। तो द बॉडी शॉप कॉस्मेटिक की कंपनी है, वो ये ध्यान रखती है कि जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना रही है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, या जो वो प्रोडक्ट बना रही है, जैसे लेदर के बैग बना रही है, लेदर जैकेट बना रही है, शूज़ बना रही है, तो उसमें किसी भी जानवर के साथ कोई क्रूएल्टी नहीं करी गई है। जो उनसे रॉ मटेरियल लिए गए हैं उनका ध्यान रखा गया है। जैसे बहुत सारे लोग क्या है कि मिल्क को भी तरल मांसाहार मानते हैं, तो वो वीगन्स कहलाते हैं, मतलब वो सोयाबीन वाला मिल्क पीते हैं, ठीक है। तो अपना अपना पैरामीटर है। जैसे यूनिलीवर है, तो यूनिलीवर भी इस चीज़ का ध्यान रखती है कि जो भी वो प्रोडक्ट बना रही है, जो सर्विसेज दे रही है, जो भी वो प्रोसेस कर रही है, उसमें कॉर्पोरेट एक्सीलेंस के साथ साथ एथिक्स भी है। ETSC एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो कि काम करती है हैंडमेड एंड विंटेज गुड्स के ऊपर, ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाती है। जो एक मैंने मूवी देखी थी एक बार, बहुत ज़्यादा पॉपुलर मूवी नहीं है, वो मैनेजमेंट स्टूडेंट के ऊपर है। उसमें शायद अनुपम खेर मार्केटिंग के प्रोफेसर थे, एक स्कूल का स्टूडेंट था, और वो लोग ने एक वेबसाइट स्टार्ट करी थी। मूवी का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, पता नहीं कैसे मैंने देख ली वो। उस मूवी में हुआ क्या था कि एक मैनेजमेंट स्कूल होता है, वहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि उनके जो आदिवासी लोग हैं वो बहुत अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको सारी फैसिलिटीज़ में नहीं मिल रही होती हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होता है, वहाँ कोई फैक्ट्री भी नहीं लगा रहा होता है, और खेती बाड़ी में भी प्रॉब्लम होती है उनको। तो वो क्या करते हैं कि उन लोग जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मतलब जैसे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, चटाई बना रहे हैं, बास्केट बना रहे हैं, इस तरह की नहीं, बहुत सारी हैंडमेड, लकड़ी के कुछ आकृतियाँ बनाते हैं, लकड़ी के सुंदर डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं। तो वो सारे प्रोडक्ट को वो एक वेबसाइट बना के लिस्ट करते हैं, और वो प्रोडक्ट के जो है यूरोप अमेरिका में बहुत बायर होते हैं, तो उनको बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है, तो उससे वो उन लोगों की हेल्प करते हैं। तो मतलब यहाँ पे एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें कॉर्पोरेट एक्सीलेंस को भी अचीव किया गया है, साथ ही साथ उसमें एथिक्स भी है। मतलब उन्होंने क्या किया, एक ऐसी कम्युनिटी जिसको जो बहुत ज़्यादा अंडर प्रिविलेज थी, उनको फैसिलिटीज़ नहीं थी, ना वहाँ के कम्युनिटी में स्कूल था, ना हॉस्पिटल था, जॉब के लिए भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे उनके पास, अच्छे से खेती बाड़ी करने के लिए ज़मीन भी नहीं थी, बहुत गरीब लोग थे। उन लोगों को उन्होंने बहुत अच्छा एडवांटेज दिलाया, और साथ में उनका बिजनेस भी हो गया। उन्होंने वेबसाइट बनाई, जो उन्होंने पढ़ाई करी, जो उन्होंने अपना मैनेजमेंट कोर्स किया जिसमें वो डिजिटल मार्केटिंग सीखी, एथिक्स सीखा, मार्केटिंग सीखी, एडवर्टाइजिंग सीखी, उसको इम्प्लीमेंट करके उन्होंने एक एंटरप्रेन्योरशिप करा, और साथ ही साथ एक बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया और समाज की हेल्प करी। तो कॉर्पोरेट एक्सीलेंस और एथिक्स का जब संगम होता है तो वो बहुत मिरेकल क्रिएट करता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसी तरह से ई-कॉमर्स ये प्लेटफॉर्म है जो कि इस तरह के लोगों को या स्मॉल बिजनेसमैन को, आर्टिशियंस को हेल्प करता है। क्योंकि होता क्या है कि जो बड़े मिडिल मैन होते हैं वो उनसे गरीब लोगों से बहुत सस्ते दाम पे सामान खरीद लेते हैं और उसको अपनी दुकानों में ले जाके बहुत ज़्यादा कीमत पे बेचते हैं। बट लेकिन मेन एडवांटेज बेचने वाले शॉपकीपर को मिलता है, उन आर्टिशियंस को कुछ भी नहीं मिलता है। वो अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, मतलब उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो पेट भर के खाना खा पाएँ। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो उन लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। हाँ, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट एंड कॉर्पोरेट विजन स्टेटमेंट की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉर्पोरेट विजन एंड मिशन। यानी कि जब भी हम कोई कंपनी बना रहे हैं तो हमारा एक विज़न होना चाहिए और एक मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए। मतलब ये ज़्यादातर आप किसी भी कंपनी में जाओगे तो हर एक कंपनी का विज़न और मिशन स्टेटमेंट ज़रूर होता है। आप लोगों का इंडिविजुअल भी होना चाहिए। विज़न का मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म, विज़न हमेशा लॉन्ग टर्म होता है।
आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, ये आपका विज़न है, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल एक तरह से आप मान सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का, कॉर्पोरेट का जो लॉन्ग टर्म गोल होता है वो क्या होता है, उसका विज़न स्टेटमेंट होता है, ठीक है। और मिशन क्या होता है, छोटे छोटे स्टेप्स जिससे आप वो विज़न अचीव करेंगे। यानी कि विज़न का मतलब आपको जाना कहाँ है, मिशन मतलब कैसे जाएंगे। तो मिशन आपको ये हेल्प करता है कि हमारे क्या स्टेप्स हो सकते हैं, कैसे हमें अपने विज़न को अचीव करना है, और विज़न आपको अल्टीमेटली पहुंचना कहाँ है। तो मिशन स्टेटमेंट के बारे में लिखा हुआ है, अ कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट इज कंसाइज एंड ऑफ्टन इंस्पिरेशनल, declaring that outline the purpose, value and goal of a company. It serves as a guiding principle for the organization and communicate its core identity and aspirations to employees, customers, investor and other stakeholders. पहली बात कि जो आपका कॉर्पोरेट स्टेटमेंट है वो कंसाइज होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं कि थ्योरी पूरी ऐसे लिख दिया, छोटा होना चाहिए, साथ ही साथ इंस्पिरेशनल होना चाहिए, मतलब वो आपको मोटिवेट करे, इंस्पायर करे। साथ ही साथ उसमें पर्पस क्या है, उस कंपनी की वैल्यूज़ क्या है, गोल्स क्या है, कंपनी क्या क्या अचीव करना चाहती है, इन सब के बारे में अगर दिया हो तो बहुत अच्छा है। ये हमें तब समझ में आएगा जब हम किसी का मिशन विजन स्टेटमेंट पढ़ेंगे कि कंपनियां, जो सक्सेसफुल कंपनियां हैं, उन्होंने अपने विजन मिशन स्टेटमेंट क्या बना के रखे हैं। उनको जब हम एक बार पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि क्या एडवांटेज हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट से स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का विजन मिशन स्टेटमेंट देखिएगा, शानदार, मतलब समझ में आ जाएगा कि कंपनी क्या करना चाहती है। एक लाइन में उसने पूरी चीज़ बता दी है, टू एम्पावर एवरी पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लैनेट टू अचीव मोर। हर एक व्यक्ति को और हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ये एम्पावर करना चाहती है अपने सॉफ्टवेयर से, अपनी सर्विसेज से, एमएस ऑफिस दे के, विंडोज़ प्लेटफॉर्म दे के, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स दे के, डिफरेंट डिवाइसेस दे के, इस प्लैनेट के, अर्थ प्लैनेट के, टू अचीव मोर, ताकि वो अपने लाइफ में और ज़्यादा हासिल कर पाएँ। ये इनका मिशन स्टेटमेंट है, बहुत प्रिसाइज, क्लियर, ठीक है। क्या करना है कंपनी को। फेसबुक क्या कर रहा है, टू गिव पीपल द पावर टू बिल्ड कम्युनिटी सो दैट वी कैन ब्रिंग द वर्ल्ड क्लोजर टुगेदर। अब फेसबुक क्यों बनाया गया था, आपस में लोगों को कनेक्ट करने के लिए। उसके मिशन स्टेटमेंट से बिल्कुल समझ में आ रहा है कि ये करना क्या चाहती है कंपनी, क्या करना चाहती है, कम्युनिटी बिल्ड करना चाहती है। बहुत सारे लोग आइसोलेटेड हैं। अब जैसे पहले क्या था कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे याद है कि मेरी दादी जो है, जब हम लोग बहुत छोटे थे तो वो बुआ मुंबई में रहती थी, तो वो कहती थी कि वो अंतरदेशी और पोस्ट कार्ड मंगाती थी और कहती थी लिखो उसको, तो वो बोलती थी, हम लोग लिखते थे, लिख के फिर उसको पोस्ट किया जाता था। तो मतलब अंतरदेशी और पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल होता था, और हफ्ते में 15 दिन में एक बार चिट्ठी भेजी जाती थी। दिवाली पे, रक्षाबंधन पे, न्यू ईयर पे ग्रीटिंग कार्ड्स भेजे जाते थे। तो मतलब बहुत फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, और टेलीफोन वगैरह भी बहुत रेयर होते थे, ज़्यादातर लाइन ही ख़राब होती थी। बीएसएनएल के सिर्फ फ़ोन होते थे, मोनोपोली थी, कोई प्राइवेट कंपनी थी नहीं। लैंडलाइन वाले फ़ोन होते थे, वो भी बहुत कॉस्टली थे और सबके पास थे नहीं, सिर्फ मोहल्ले में एक आध लोगों के पास फ़ोन होता था। ऐसे इस वर्ल्ड को मेटा प्लेटफॉर्म में, जो कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम इस समय रन करता है, उसने लोगों के ज़िंदगी के 24 में से 6 घंटे छीन लिए हैं। अब आप लोग जो है फेसबुक के लोगों की तरह ऐसे ही बने रहते हैं, ठीक है, इसलिए उसका लोगो भी देखो ऐसे ही बना हुआ है, ठीक है, सब झुक के लग रहा फ़ोन चला रहे हैं। वो हर एक इंसान के 5-5, 6-6 घंटे, स्पेशली यूथ के ज़िंदगी के उसने अपने पास ले लिया और उससे वो पैसे कमा रहे हैं। प्रॉज एंड कॉन्स हर एक चीज़ ही होते हैं। बहुत सारे लोग ये हैं कि अच्छे के लिए इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग बुरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मुझे इस्तेमाल करना है, तो डिजिटल मार्केटिंग अगर मुझे करनी है तो हम अपना पोस्ट जाते हैं, उसमें फेंकते हैं और भाग जाते हैं वहाँ से। ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करते हैं, ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा रील, क्योंकि अगर आप एक बार आपने रील स्क्रॉल करना शुरू कर दिया तो भूल जाएंगे टाइम क्या हुआ है, ठीक है। वो सबके साथ है, एडिक्शन होता है, क्योंकि उसका एल्गोरिथम क्या करता है, जैसी आपकी टेंडेंसी है, जैसा आपका माइंड है, उसी के हिसाब से रील सजेस्ट करता है। जो आप देखना चाहते हैं वही आपको दिखाता है, ठीक है। तो आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से, आपकी हॉबी के हिसाब से वो एल्गोरिथम उसको सजेस्ट करता रहता है। तो इस चक्कर में आप डोपामाइन डिटॉक्स नहीं कर पाते हैं अपने आप को। डोपामाइन रिलीज होता रहता है, आपको नए नए रील्स सेकंड में मिलते रहते हैं, तो उसकी वजह से आप उसमें फंसे रहते हैं। तो
इसके मिशन स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है कि वो वर्ल्ड को पास लाना चाह रहा है, पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बनाना चाह रहा है और कम्युनिटी बिल्ड करना चाह रहा है। ठीक है, गूगल क्या कर रहा है, टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन। अब उसने क्या किया, पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करा, उसको ऑर्गेनाइज करा और उसको यूनिवर्सली एसेसिबल बना दिया। मतलब दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के निकाल सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और उसको यूज़ में ले सकते हैं। मतलब जो रैंडम डेटा पूरी दुनिया में बिखरा पड़ा है, रैंडम इंफॉर्मेशन पूरी दुनिया में बिखरी पड़ी है, उसको उसने यूजफुल डेटा में कन्वर्ट कर दिया और इजीली एसेसिबल बना दिया। कहीं से भी आप दुनिया में कहीं पे भी बैठे होंगे, आप वो इंफॉर्मेशन वहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 कंपनियों के मिशन स्टेटमेंट है, जिससे इन मिशन स्टेटमेंट को पढ़ के मिशन स्टेटमेंट होते क्या है हमें समझ में आ रहा है। बहुत छोटे होंगे, प्रिसाइज होंगे, कंपनी के गोल्स क्या करना चाहती है, क्या उसका फिलॉसफी है, वो पूरा समझ में आ जाएगा आपको। थोड़ा सा मिशन स्टेटमेंट और समझते हैं। अ कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट इज लाइक अ कंपनीज कंपास। ये अगर आपको नोट करना है तो आप नोट भी कर सकते हैं पैरेलली। ठीक है, पैरेलली आप नोट भी कर सकते हैं। इसके लिए वेट मत किया करो कि मैं कहूँ, अगर आपको नोट करना है तो नोट करते रहिए। क्या कह रहा है डेफिनेशन कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट की, अ कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट इज लाइक अ कंपनीज कंपास। कंपास क्या है, क्या कंपास क्या करता है, दिशा बताता है। तो उसी तरह से मिशन स्टेटमेंट हमेशा कंपनी को बताता है, तो भैया इधर चलो, अब इधर चलो, अब इधर चलो, इधर जाओ, इधर जाओ। यानी कि विजन जाना कहाँ है और मिशन कैसे जाएंगे, छोटे छोटे स्टेप्स बता रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं आपको। इट इज सिंपल क्लियर स्टेटमेंट दैट टेल्स एवरीवन व्हाट द कंपनी इज ऑल अबाउट। छोटा होता है, प्रिसाइज होता है, इंस्पायरिंग होता है और ये हमें बता देता है कि कंपनी है क्या, क्या करती है, क्या करना चाहती है, उसका एम क्या है, व्हाट इज एम टू अचीव, और वो क्या हासिल करना चाहती है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब हम बात करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मिशन स्टेटमेंट की, कि एक अच्छा मिशन स्टेटमेंट कैसे बनाना है और एक अच्छा स्टेटमेंट क्या होता है, मिशन स्टेटमेंट क्या होता है। ये क्यों हम लोग बात करते हैं, ये इसलिए बात करते हैं कि जनरली मैनेजमेंट स्टूडेंट आगे चल के एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। तो अगर आप आगे चल के अपनी कोई कंपनी खुद की बनाएंगे या आप किसी कंपनी में काम करेंगे, किसी स्टार्टअप में काम करेंगे और उस कंपनी को मिशन स्टेटमेंट डिराइव करना होगा, डिज़ाइन करना होगा, तो किस तरह से करना है। तो पहला क्या है, क्लियरिटी। जो भी मिशन स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वो क्या है, क्या रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहा है, समझ में आना चाहिए। आपके बनाने वाले का एकदम मकसद क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या बताना है, और जो उसको पढ़ेगा, जो सुनेगा, उसको भी समझ में आना चाहिए कि कंपनी क्या कह रही है, क्लियर होना चाहिए मैसेज। इंस्पिरेशनल, देखिए जैसे आपने अभी हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट का पढ़ा था, कितना इंस्पायरिंग था कि इस प्लैनेट के हर एक पर्सन को, हर एक कॉर्पोरेट को ज़्यादा अचीव करने के लिए हेल्प करना। तो अपने आप में बहुत इंस्पिरेशनल मैसेज है ये। तो ये ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे मोटिवेटेड रहें। फिर यूनिक, मतलब ऐसा नहीं कि आपने किसी का कट कॉपी पेस्ट कर दिया, उसका उठाया माइक्रोसॉफ्ट का अपना बना लिया। ठीक है, आपका यूनिक होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। फिर ऐसा होना चाहिए कि वो ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने बाद बनाया तो 6 महीने के लिए था, वो सेटिस्फाइड कर गया, उसके बाद फिर चेंज करना पड़ रहा है, अब तो ये हो गया है, अचीव हो गया है। मतलब लॉन्ग टर्म में आपका मिशन स्टेटमेंट सस्टेन करे, टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए कि वो 5 महीने के बाद मुझे चेंज करना पड़ रहा है, अब ये वाला जो सिनेरियो है अभी इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। ऐसा हो जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइम, चाहे वो 1 साल लगे, चाहे 10 साल हो जाए कंपनी को, चाहे 100 साल हो जाए, आपको बार बार मिशन स्टेटमेंट चेंज ना करना पड़े अपना। फिर कम्युनिकेबल, ऐसा होना चाहिए जो आप आसानी से कम्युनिकेट कर सकें, लोगों को समझ में आ जाए, आप लिख सकें अपनी वेबसाइट पे, अपने पैम्फलेट पे, अपनी होर्डिंग्स पे लिख सकें उसको और लोग उसको समझ सकें। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, नोट कर लीजिए। कंपोनेंट्स ऑफ गुड मिशन स्टेटमेंट, पहला, अच्छे मिशन स्टेटमेंट में कस्टमर को एड्रेस करना है। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट वाले मिशन स्टेटमेंट में क्या है, क्या एड्रेस कर रहे हैं, पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन, वो हमारे क्या है, दोनों कस्टमर हैं। ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में कुछ बताओ, क्योंकि हमें पता है कि माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर बनाता है और सॉफ्टवेयर आपको कुछ भी नया अचीव करने में, कुछ अच्छा अचीव करने में, ज़्यादा अचीव करने में हेल्प करता है।
तो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में समझ में आ रहा है लोगों को या पता चल रहा है। मार्केट क्या है आपकी, किसको एड्रेस करना चाहते हैं, जोग्राफिकल एरिया क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या है, उसके हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, अब अगर जॉनसन एंड जॉनसन अपना मिशन स्टेटमेंट बनाएगा तो उसका मिशन स्टेटमेंट माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल से डिफरेंट होगा। ठीक है, उसका टारगेट ऑडियंस अलग है। टेक्नोलॉजी अगर इस तरह की कोई फर्म है तो उसका जिक्र होना चाहिए या उससे रिलेट कुछ कर रहा हो। सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, जितनी ज़्यादा चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, मतलब गागर में सागर भरने वाली बात है। आपको कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने स्टेक होल्डर्स तक पहुँचानी है। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं तीनों मिशन स्टेटमेंट। तीनों शानदार कंपनियां हैं और ये एक ऐसी कंपनियां जिसमें आप लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इसमें इन्वेस्ट करके आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मतलब मेरे पोर्टफोलियो में ये कंपनियां रहती हैं। डायरेक्टली कंपनियों में नहीं लगाया, मैंने फैंग स्टॉक के थ्रू लगाया है। कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स आप नोट करते रहिए साथ में। अ कोड ऑफ एथिक्स इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस दैट डिफाइन ethical principles and values that individuals or organization must abide by. These codes serve as a guide for decision making, ensuring that individuals act with integrity, professionalism and respect for all stakeholders involved. जैसे कि एक बहुत आसान एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले हम लोगों ने बात करी थी TCOC की, टाटा कोड ऑफ कंडक्ट। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। वो कोड ऑफ कंडक्ट एथिक्स पे बेस्ड होता है। तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट या कंसेप्ट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स में क्या होता है कि कुछ ऐसी सेट ऑफ गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ को, कंपनी के स्टेक होल्डर्स को ये बताती हैं कि उनको कैसे बिहेव करना है, क्या उनके लिए सही होगा, क्या उनके लिए गलत होगा, क्या करना सही रहेगा उनके कस्टमर्स के लिए, किस तरह की प्रोडक्ट उनको ऑफ़र करनी चाहिए, किस तरह की सर्विसेज ऑफ़र करनी चाहिए, क्या इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई खाने पीने का सामान बना रहे हैं, कोई आइसक्रीम बना रहे हैं, कोई केक बना रहे हैं, कोई पेस्ट्री बना रहे हैं, तो उसमें आपने देखा होता है बहुत सारे कलरफुल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है। लेकिन अब उसमें से कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो आप खा सकते हैं या वो नेचुरल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं आर्टिफिशियल होते हैं, जहरीले होते हैं, नुकसान करते हैं, तो वो सस्ते होते हैं। मैं आपको एक रियल केस स्टडी बताऊं। पीडीलाइट कंपनी के बारे में सब लोग जानते होंगे, बहुत शानदार कंपनी है। फेविकॉल बनाती है, पीडीटिन बनाती है और डॉक्टर फिक्सिट बनाती है। मतलब उसके हर एक प्रोडक्ट यूनिक है। और आपने अभी वो देखा होगा कि 20 रुपये का बच्चों का वो ड्राइंग के लिए एक सेट देती है कलर का, सिर्फ 20 रुपीज़ का है वो। आप लोग ने इस्तेमाल किया है क्या? नाम क्या है उस प्रोडक्ट का? रंगीला करके बनाया है। हाँ, तो मतलब 20 रुपये में इतने सारे, उसमें शायद 10-12 कलर्स होते हैं और वो मतलब काफ़ी क्वांटिटी होती है, मतलब अच्छा खासा चल सकता है। तो मतलब इतने कम पैसे में इतने बढ़िया प्रोडक्ट। उन्होंने बीच में एक और प्रोडक्ट इस तरह का लॉन्च किया था। वो प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि सारे हलवाइयों ने क्या किया, उसको अपने मिठाई में डाल के पीला रंग बना रहे, रसगुल्ले में डाल के लाल रंग बना रहे उससे, और वो नुकसान भी नहीं करता था, एडिबल था मतलब। लेकिन जब कंज्यूमर्स ने, कंपनी ने क्या किया, जब ये देखा कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड आ रही है इसकी, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड आ रही बड़े पैकेट साइज़ की, तो उन्होंने सर्वे किया भाई कहाँ से डिमांड आ रही है, कौन खरीद रहा है, तो हम भी और प्रोडक्ट इंप्रूव करें, और ज़्यादा बनाएं, सप्लाई बढ़ाएं। तो उनको पता चला भाई साहब ये खाने पीना बनाने वाले, मिठाई वाले और ये सब हलवाई और ये सब लोग रेस्टोरेंट वाले इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, सब्जियों का कलर, खीर का कलर, मिठाइयों का कलर बढ़ाने के लिए। तो कंपनी ने अपने हॉट सेलिंग प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया, जस्ट बिकॉज से मतलब इस बात के लिए कि वो चाहते थे कि कहीं इसकी वजह से कोई नुकसान ना हो जाए, किसी को कोई बीमार ना पड़ जाए। इसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो उन्होंने तो लिखा भाई ये कलर जो है वो पेंट करने के लिए है, ड्राइंग करने के लिए है, मूर्तियों को रंगने के लिए, दूसरे काम के लिए, खाने में डालने के लिए थोड़ी ना है। लेकिन कोई दूसरा डाल रहा था, तब भी एथिकल डिसीजन लेते हुए उन्होंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया उस प्रोडक्ट को, जबकि उससे उनका क्या नुकसान हो रहा था। भाई जो गलत काम कर रहा है उसकी गलती है, ये कंपनी तो पल्ला झाड़ लेती, भाई हमने तो मना किया ना कि ये तो खाने का थोड़ी ना है, हम खाने वाला प्रोडक्ट बेच ही नहीं रहे, तो कलर करने के लिए बेच रहे हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया कि ये
मिसयूज हो रहा है इसका, जबकि उनकी सेल्स बढ़ रही थी, वो चाहते भेजते रहते, लोग इस्तेमाल करते रहते, इतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट था, मतलब खाने के बाद बीमार भी नहीं कोई हो रहा था, थोड़ी मात्रा में मिला रहे थे वो। लेकिन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट पिडिलाइट को ये गवारा नहीं हो रहा था कि उसकी सेल्स बढ़े और किसी को खाने में वो केमिकल वाला कलर जाए, तो इसलिए उन्होंने उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया। तो ऐसे करके बहुत सारी आपको एग्जांपल मिलेंगे जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो कर रहे हैं, कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं, और उन्होंने अपने प्रॉफिट को किनारे करके सोसाइटी का, अपने एम्प्लॉय का, अपने स्टेक होल्डर का, अपने कंज्यूमर का वेलफेयर देखा है। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से समझ पा रहे होंगे कि कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है। ठीक है, ये सेट ऑफ गाइडलाइंस होती हैं, प्रिंसिपल्स होता है, जिसके थ्रू हमें ये सारे स्टेक होल्डर को, एम्प्लॉय को ये बताया जाता है कि आपको कैसे एक्ट करना है, आप प्रोफेशनलिज्म कैसे दिखा सकते हैं, आप इंटीग्रिटी के साथ कैसे काम कर सकते हैं, आप कंज्यूमर वेलफेयर कैसे कर सकते हैं, आप अच्छी डिसीजन मेकिंग कैसे कर सकते हैं, आप आफ्टर सेल सर्विसेज बढ़िया कैसे दे सकते हैं, इन सब के बारे में। नीड फॉर कोड ऑफ एथिक्स, पहला क्या है, टू अट्रैक्ट रिटेन एम्प्लॉयज़। अब अगर कोई कंपनी ऐसा कर रही होगी कि जैसे आपने गूगल का वीडियो देखा था, ठीक है, कि गूगल अपने एम्प्लॉयज़ का कितना ध्यान रखता है, तो अगर ऐसा कर रहा होगा, वो क्या है, काइंड ऑफ एथिकल प्रैक्टिसेस ही तो है। भैया किसने कहा है कि एम्प्लॉय को सोने की व्यवस्था कराओ और उनको खाने की व्यवस्था कराओ, ये सब थोड़ी ना बोला है गवर्नमेंट ने कहा सैलरी देते रहो बस इनको टाइम से। वो तो सब एडिशनल दे रहा है ताकि एम्प्लॉय रिटेन करें अच्छे लोग पूरी दुनिया से। इसी वजह से पूरी दुनिया का जो बेस्ट ऑफ बेस्ट माइंड होता है वो गूगल में, एप्पल में, अल्फ़ाबेट में, मेटा में अप्लाई करता है, क्योंकि ये अपने एम्प्लॉय का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं और उनको ये भी पता है कि एम्प्लॉय को भी पता है कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन में जिससे किसी का अहित हो। यानी कि जब ये